परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं ए एक्स बी, ये जानते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला c1 - c2 √ 1 + m स्क्वायर, राइट। ऐसे क्वेश्चन है कि इफ़ द थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे है देखो तीन लाइन्स है कॉन्करेंट का मतलब कि दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन तीसरे लाइन भी उसमें पास हो जाए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लो, उसमें पास करा दो तो कॉन्करेंट हो जाएगी। या फिर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल लो, तो उसके लिए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, उसमें एक वैल्यू निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन y बराबर m1x + c1, y इक्वल टू m2x + c2, x इक्वल टू 0, c1 - c2 स्क्वायर अपॉन 2 m1 - m2, ठीक है। सो इन दोनों का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कहता है c1 - c2 स्क्वायर अपॉन 2 m1 - m2। देख लो c1 - c2 स्क्वायर अपॉन 2 m1 - m2, तीन लाइन से और तीन लाइन आपस में कॉन्करेंट है, तो ये देखो क्या होगा, ये m1 c2 - c3 m2 c3 - c1 और m3 c1 - c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कि कॉनिक सेक्शन क्या है, कॉनिक सेक्शन जैसे कौन है, इसमें दो एंगल, दिस इज एक्सिस, ठीक है, दिस इज जनरेटर, मतलब एक लाइन है वही उस तरह से रोटेट हो रही है कि पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, अपर एप्पल देन ये लोअर है। उसके बाद ये कौन जो सर्टेन एंगल बना रही है एक्सिस से, जनरेटर एक्सिस से जो एंगल बना रही है ना वो तो अल्फा है तुम्हारा, और एक प्लेन है जिससे हमने इसको काट दिया, सेक्शन कर दिया, तो ये सेक्शन जो आपका एक्सिस से एंगल बना रहा है वो बीटा है, ठीक है। इनकी बीटा क्या है, जो आपका सेक्शन है वो एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो तो आ गया बीटा, और अल्फ़ा है जो आपका एक्सिस एंड जनरेटर के बीच का एंगल है वो है अल्फा। फिर यहाँ पे है सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, पहला प्लेन। अब यहाँ पे अगर बीटा 90 डिग्री हो जाए तो सेक्शन क्या होगा, सर्कल में बीटा 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे इस तरह से सर्कल बन जाएगा, दिस इज अ सर्कल। ये कब है, जब बीटा क्या हो 90 डिग्री। उसके बाद अगर सब बीटा की वैल्यू, बीटा 90 से छोटा है और अल्फ़ा भी 90 से छोटा है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एलिप्स। अगर बीटा और अल्फ़ा आपस में इक्वल है उस केस में क्या बनेगा, पैराबोला, ठीक है। और जब आपका बीटा और अल्फ़ा दोनों ही 0 से बड़े एंगल्स हैं, ठीक है, इसमें भी अल्फ़ा सबसे बड़ा एंगल हो जाए, अगर अल्फ़ा मतलब एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, हाइपरबोला, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ लेटस रेक्टम ये होता है, इसकी लेंथ क्या होती है 4 है, ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एलिप्स फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। द कांस्टेंट जो सम होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स। जो एलिप्स है इसमें सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, और पैराबोला में सेंट्रिसिटी 1 होती है, ठीक है। और जब बात करें हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। सेंट्रिसिटी क्या होती है, c/a, ठीक है। सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ इट्स फोकाई, वन वर्टेक्स ऑफ द भाई जो फोकस है वो आपकी सेंटर से ए डिस्टेंस पे होती है। भाई लेटस रेक्टम, ये इसको ऐसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम फन एलिप्स इज एल बराबर बी स्क्वायर ए। एल की वैल्यू ये होती है 2b² ए। ऐसा हाइपरबोला जहाँ पे ए बराबर बी हो उसको इक्विलैटरल हाइपरबोला बोलते हैं। ना इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन 0 0 0 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on the x-axis will be x 0 0. The coordinate of any point in a y-z plane will be 0 y z. तो डिपेंड करता है कि भाई x एक्सेस पे तो x से 2 दे रखे हैं तो 2 ही आएंगे, बचा हुआ 0 आएगा। सीधी सी y दिया होता तो 0 y 0 आता, x z दिया होता तो x 0 z आता, मतलब कि आपको जो मिसिंग है वो यहाँ पे भी 0 आएगा। समझ आ गया, प्लेन्स में और लाइन में डिफरेंस होता है। इस चीज़ को हमें पैरेललोग्राम शो करना है ना, तो हम ऐसी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं जो डायगोनल ऑफ AC एंड BD है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इज नेक्स्ट चैप्टर। तो लिमिट बेसिकली क्या है कि कोई पॉइंट है वो x की जो वैल्यू है जिससे बढ़ाते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू जिस पॉइंट तक रीच होती जा रही है तो वही उसकी क्या है, एक तरह से लिमिट है।
एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए, तो एन ए एन माइनस वन, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करके भी निकाल सकते हो, इसका डिफ्रेंसिएशन है, एक्स का यहाँ पे वन हो जाता है, तो एन ए एन माइनस वन ए रखने के बाद ये आया है फैमिलियर है, इसलिए तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 आता है 1/2। सैंडविच थ्योरम ये कहती है 3 फंक्शन है, मतलब एफ एक्स से बड़ा फंक्शन जी एक्स है, जी एक्स से बड़ा फंक्शन एच एक्स है, ठीक है, क्योंकि ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन इन द डेफिनेशन में उनका डोमेन है वो लगभग सेम है, सेम डोमेन के अंदर मतलब जो एक्स की वैल्यू है सेम है सबकी। 3 फंक्शन इस तरह से डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। और फॉर सम रियल नंबर ए, मतलब ये ए के लिए तीनों फंक्शन सेम हो जाते हैं, ठीक है। ए पे इन सब की लिमिट क्या है, सेम। तो ऐसे फंक्शंस के लिए क्या होगा, ये लिमिट्स हमेशा ऐसे चलेंगी, मतलब ठीक है, उन सब की लिमिट्स भी आपस में क्या होगी, बराबर। भाई 3 आपके पास ऐसे फंक्शन है जिनका डोमेन क्या है, सेम, ठीक है, और वो एक सीक्वेंस में है, मतलब एक फंक्शन सबसे छोटा फिर उससे बड़ा है, अगला उससे बड़ा है। तो ऐसे फंक्शन है जिनकी लिमिट एक पॉइंट ऐसा भी होगा बीच में कहीं ए, जहाँ पे ये सारी लिमिट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे, ठीक है। अब जैसे cos x है, इससे बड़ा फंक्शन कैसा है, sin x अपॉन एक्स, इससे बड़ा फंक्शन 1 है, तो 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू ऐसी होगी जिसपे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। एक ही याद कर लो कि जो sin x अपॉन एक्स होता है वो 1 होगा एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू इन्फाइनाइट आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। 1 माइनस cos x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 एट एक्स इक्वल टू 0, बिकॉज इट्स बिकम अगर 2 sin स्क्वायर x/2। अब इस को एक एक्स लगाना पड़ेगा आगे, जो बच जाएगा तो वैल्यू 0 ही होगी इसकी, ठीक है। कैसे रहेगा भाई, एक्स एक एक्स नीचे लगाना पड़ेगा आपको, एक एक्स नीचे तो एक एक्स नीचे, तो यहाँ पे एक एक्स तो बचेगा ही, इस वैल्यू डालेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। जो डेरिवेटिव से होते हैं एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ठीक है। डैश वी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सबसे पहले वी स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का यू डैश लिखेंगे यहाँ पे, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन चलो ऐसे एज इट इज़ वी फिर यू देन वी डैश। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेटिस्टिक्स। तो स्टेटिस्टिक्स में ये एक्स बार रिप्रेजेंट करता है मीन को, और मीन तो मैं बताया जितने भी टोटल टर्म्स हैं उनका एडिशन अपन टोटल बाय एन, ठीक है। सबसे पहले मीडियन कभी भी ऑप्टेन करते तो हमेशा डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई करना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है देन मीडियन इज n + 1th टर्म, ठीक है। इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन मीडियन इज अ मीन ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, द डिस्पर्शन और स्कैटर ऑफ द डाटा इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ मेजर ऑन द सेंट्रल टेंडेंसी रेंज, क्वार्टिल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या, मतलब वो मेजर्स हैं, वो सारे माप हैं जो हम सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे करते हैं, उनको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कौन कौन सा होता है, रेंज होता है, क्वार्टिल डेविएशन होता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट ऑल टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन मेजर। रेंज तुम जानते हो, हाई मिनिमम वैल्यू माइनस मैक्सिमम वैल्यू। मीन डेविएशन बेसिकली क्या होता है, इसमें हम एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि जो वैल्यू मीन है, फिर उसके रिगार्डिंग हम x माइनस ए करते जाते हैं। भाई मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4, ठीक है। अब यहाँ पे है कैलकुलेशन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच, तो फाइंड द डेविएशन ऑफ x1, जैसे x1 माइनस ए है, x2 माइनस ए है, x3 माइनस ए है, ये सब है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है डेविएशन की, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहती है x1 माइनस ए। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब है कि माइनस से प्लस से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ है, उन सब का एडिशन करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे एन से, तो मीन डेविएशन निकल जाएगा। तो ये एक मीन डेविएशन मीन को एज्यूम करके निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स डैश है वो आपका मीन हो गया। ऐसे ही आप मीडियन को करके निकाल सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसी मान के एक मीडियन निकाल लो बीच वाला, उसमें से माइनस करते जाओ, उन सब का एडिशन लो, डिवाइड बाय एन कर दो। लेकिन जब भी अपन मीडियन लेंगे तो सबसे पहले डेटा को अपन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में
अरेंज करेंगे। पहले हमने बात की थी अनग्रुप्ड डेटा की, मतलब जो सिंपली दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये दे दिया, अब हमें इसके रिगार्डिंग मीन डेविएशन निकालना है। इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड, मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है इसकी। सबसे पहले मीन निकाल लो, सबका मीन निकाल लिया, फिर वही सब्सट्रैक्शन करना है सब में से, करते जाओ। एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, फिर उन सबको एडिशन करके डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है मीन डेविएशन का, तो इसका तो निकाल ही लेंगे। अब मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले इस डेटा को हम अरेंज करेंगे एज इन ascending order, descending order, whatever you want. Find out the median, this is median, then subtract median from the each and every value, then addition of all of them and divide it by the total number of observations and find out the mean deviation, right? Then now we have to find mean deviation of a grouped data. तो ग्रुप डेटा की जब भी बात करते हैं, डेटा है तो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे सेपरेट है, अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब अपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। जब भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है इन अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्रुप्ड डेटा, देन दिस इज़ द फॉर्मूला कि x1 को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, सबका एडिशन करें और डिवाइड कर दें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो दिस इज़ आवर मीन, एक्चुअली दिस इज़ आवर मीन। देन मीन सेम प्रोसेस है, सारी वैल्यूज़ में से आप मीन को सब्सट्रैक्ट करें, जो आंसर आया है उसे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें एंड फिर डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो वो आ जाएगा मीन डेविएशन रिगार्डिंग मीन। अब यहाँ पे अगर हमें निकाला मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, देन ठीक है, वी हैव टू फाइंड द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हेयर। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालो, फिर उसमें आप जो मीडियन है वो निकाल सकते हैं n/2 करके, वो जिस रेंज में आ रहा है वो आपका मीडियन होगा। उस मीडियन के रिगार्डिंग हम सब्सट्रैक्शन करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर जो आपका कम्यूटेटिव एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज या फिर लास्ट टर्म ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, दिस इज एक्स डेटा, दिस इज फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है। मीन के अकॉर्डिंग निकाला, तो यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो भी x1 है उसको हम फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, सबका एडिशन करें और डिवाइड कर दें फ्रीक्वेंसी से। मीडियन के अबाउट निकालना है मीन डेविएशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कम्यूटेटिव का मतलब है एडिशन, एक तरह से 3 में एडिशन के 3 में 4 एडिशन करे, 7 में 5 एडिशन करे, इस तरह से एडिशन करें तो 30 है, उन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक तरह से। तो मेरा जो n होगा, n की वैल्यू 30 है। अब हमें मीडियन निकालना, सबसे पहले हमें n/2 करना पड़ेगा, यानी 13/2 किया 15। अब 15 किस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर है, तो हमारा मीडियन क्या हो गया 13, ठीक है। सीधा सीधा 13 निकल चुका है। अब 13 निकल ही गया है तो वही है, सब में से माइनस, सेम फॉर्मूला है अपना मीडियन निकालने का। तो x में से हम मीडियन माइनस करते जाएंगे, फ्रिक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम n से डिवाइड करेंगे 30 से, तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें अभी तक हमने बात करी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो एक रेंज में आता है, कंटिन्यूस मतलब एक रेंज है उसकी, ठीक है। जैसे 0 से 10 है, 10 to 20 है, सब कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट होते किस में है, ग्रुप डेटा में, दैट इज़ ग्रुप डेटा, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन इन कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के रिगार्डिंग निकाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पता है। अब हम इसका मिड पॉइंट लेंगे, उसको x कंसिडर करेंगे, x यहाँ पे इनका मिड पॉइंट होगा, fx मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस है, जो मीन निकालेंगे डिवाइडेशन सेम, फाइनली आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी रोड़ा नहीं है। उसके बाद शॉर्टेस्ट मेथड भी है एक, कि एक मीन को यहाँ पे तो मीन फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे अपन मीन को एज्यूम कर सकते हैं, इसको फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करते जाओ। इसका डायरेक्ट फॉर्म ये a यहाँ पे ना एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। और जो f1 दिया है
अब डी वन क्या चीज़ है वो हम देख लेंगे कि डी वन क्या है वो, और एन इंटू एच। एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। टेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट्स तुमने निकाल लिया, ठीक है। 45 है तो इसको हमने मिड पॉइंट कंसिडर किया, 0 हो गया। 45 को इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाले माइनस मारते हैं, नीचे वाले प्लस मारेंगे, जो भी है। अब ये हमारा D1 होता है एग्जैक्टली, ये D1 है, ठीक है। उसमें से माइनस के डिवाइड कर दिया 10 से, डिवाइड करेंगे जो आपका गैप है H से, तो वही तो होता है, ठीक है। मतलब x1 माइनस मिडिल वैल्यू जो भी है और डिवाइड कर दें H से, तो वो आपका DI हो गया, डिफरेंस हो गया। एक तरह से डिफरेंसेस से लेते हैं, डिफरेंसेस को F1 D1 से मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो इसको, काम ही आएगा। फिर क्या करना है, इसका यूज़ है ना एक तरह से मीन निकालने मिलेंगे, अभी तो मीन निकाला नहीं है हमने। अब जो हमने मान के चले थे एज्यूम्ड, मतलब जो आपकी मिडिल वैल्यू थी वो थी 45। अब जो F1 D1 आया है उसका मल्टीप्लिकेशन कम्प्लीटली 0 आ रहा है। n का मतलब यहाँ पे क्या है, सो n इज़ अ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज एडिशन, यहाँ पे भी n है। n का मतलब वही है सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ लगे एज्यूम्ड मीन प्लस जितने भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनको डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई किया अपॉन सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज किया, मल्टीप्लाई कर दिया h, जितनी इसकी रेंज है उससे हमारे पास मीन निकल के आ रहा है। जो मीन ही निकल गया तो x माइनस x कर सकते हैं और उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से, तो हमारा मीन डेविएशन रिगार्डिंग मीन निकल जाएगा, ठीक है। जाते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, इन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इन ग्रुप्ड डेटा के अंदर, सो L इज़ अ lowest limit, L is the lowest limit, n/2 is a total frequency by 2, C is a preceding CF commutative frequency, मतलब जो आपकी रेंज बन रही है जिसके अंदर आपका मीडियन लाई कर रहा है उससे जस्ट एक ऊपर वाली CF लेनी है, सेम CF नहीं, ठीक है। और उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी नीचे, जो सेम रेंज है उसकी CF पहले वाला प्रीसीडिंग लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं H से, तो मीडियन आ जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो गया, लोअर टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज बाय 2 माइनस CF, CF इज द प्रीसीडिंग CF अपॉन फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई H, दिस इज डिफरेंस, दिस इज द मीडियन। अब मीडियन निकल गया, देन ऑल प्रोसेस इज सेम, लाइक ए फ्रिक्वेंसी है, CF निकाला हमने, मिड पॉइंट्स निकाले हैं, मीडियन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, मीडियन को सब्सट्रैक्ट किया, दैन फ्रिक्वेंसी से अगेन मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड किया किससे, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज से, विच इज़ 50, एंड यू हैव टू फाइंड फाइनली मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। बेसिकली हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, मतलब एक तरह से प्लस और माइनस तो साइन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब एक तरह से हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। लेकिन डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज़ वेरी हाई हो जाएगा किसी केस में, तो मीडियन इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उस केस में वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगी, तो वहाँ पे चीज़ फेल हो जाती है फॉर हाई वेरिएबिलिटी के लिए। ऐसे केसेस के लिए वेरिएंस एंड सेंट्रल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करते हैं। वेरिएंस का रिप्रेजेंटेशन होता है ये, स्टैंडर्ड डेविएशन का रिप्रेजेंट होता है ये। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है ना उसमें हमेशा हम ये यूज़ करते थे, क्योंकि हम माइनस और प्लस साइन उसको बाहर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इस करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो स्क्वायर्स लगा सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है। इस क्वांटिटी इज कॉल्ड द वेरिएंस, है ना। सारे मीन्स का जो डिफरेंस ले रहे हैं हम पॉइंट्स में से, उन सब का स्क्वायर करके और n से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ गया वेरिएंस, ठीक है। जब हम मीन की बात करते थे तो हम स्क्वायर नहीं करते थे। ऐसे क्वांटिटी विच लीड टू द प्रॉपर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, so mean of squares of the deviation from the mean is called the variance. Mean of the square of the deviation from mean is called the variance. It is denoted by sigma square. Therefore, the variance of n observation x1 and x2
इज गिवन। इसमें सारे पॉइंट्स दूर दूर थे। अब वेरिएंस में क्या हो गया, सबको हमने ज्वाइन कर दिया एक तरह से, इसकी वेरिएबिलिटी हमें पता चल रही है। जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, समझ में आया क्या ना, कि जितने भी स्क्वायर्स हैं मीन डेविएशन का मीन के रिगार्डिंग, उन सब का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज द वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम वेरिएंस के निकाल रहे हैं उन जिन एलिमेंट्स का और उस हर एलिमेंट्स को ऊपर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें जो वेरिएंस होगा, ठीक है, उसमें भी के स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, अगर हम हर नंबर को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में जो चेंज आएगा वो भी मल्टीप्लाई बाय के होगा। ऐसे फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस डजंट डिपेंड अपॉन द ऑरिजिन, चेंज इन ऑरिजिन, इसको बोलते हैं चेंज इन ऑरिजिन नो चेंज। और ये जो होता है ये होता है चेंज इन स्केल, तो चेंज इन स्केल बोलते हैं इसको, प्लस डिवाइड वगैरह करते हैं। तो इसका वेरिएंस निकालना है इस डेटा का, ठीक है। तो इस रेंज पे तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। एक को एज्यूम कर लो, फिर 14 को 0 मान लिया, एज्यूम्ड मीन है, निकालते जाओ भाई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, एज्यूम्ड मीन 14 मानना मैंने, xi माइनस x1 करती जाऊँ, x1 निकलेगा कैसे, x1 एज्यूम्ड मीन निकालने का फॉर्मूला है x प्लस यहाँ पे क्या आएगा d, हाँ क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो है नहीं, अपन में आएगा n इंटू h, ठीक है। ये हो गया भाई x एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ di's अपॉन n इंटू h, सो दैट्स हाउ वी फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। d निकाल लिया हमने, ये तो फिर मीन निकाल लिया, मीन माइनस करते जाओ, उनका स्क्वायर करते जाओ, डिवाइड बाय n कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है अगर हमें, कोई दिक्कत नहीं है। इस जब फ्रिक्वेंसीज हैं देन n की वैल्यू नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज होगी, फ्रिक्वेंसीज नहीं है देन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है n की वैल्यू, ठीक है। जब डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी की अगर फ्रिक्वेंसी दे ही रखी है तो फ्रिक्वेंसी का एडिशन ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा। एक्स है फ्रिक्वेंसी, एफ एक्स निकालो, ठीक है। किसके रिगार्डिंग निकालनी है, इसके रिगार्डिंग तो निकालना चाहिए, मुझे तो कोई डाउट है ही नहीं। x1 मैंने सेट कर देना है, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है, निकाल लो। ऐसे किस में स्टैंडर्ड डेविएशन ही हो जाएगा, तो मैंने फ्रिक्वेंसी दे रखी तो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी। इफ़ फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन तो कुछ तो यूज़ होगा, उसका यूज़ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी फ्रिक्वेंसी फिर टर्म्स में, ठीक है। और सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, नीचे भी जो एडिशन आ रहा है ना फ्रिक्वेंसी का एडिशन है। एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का। अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि सेपरेटली अब मीन डेविएशन के रिगार्डिंग मीन डेविएशन निकाल रहे हैं मीन के रिगार्डिंग। इस चीज़ का मतलब ये है मीन डेविएशन रिगार्डिंग मीन, और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। उस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस सबका एडिशन है यहाँ, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद हम एक और इसका टर्म निकाल रहे हैं, वो ये है, इसका एक और फॉर्मेट है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ओरिजिनली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये ओरिजिनली एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी पहले, ठीक है। उन सबको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, उन सब का एडिशन कर दें, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दें n से, क्योंकि ये फॉर्मेट एक्स स्क्वायर वाला है इसलिए यहाँ पे n यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड टर्म में करें जो आपका एक्स वाला फॉर्मेट है, फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, उन सबका एडिशन करें, लेकिन हमें इसकी डिग्री सेम बने तो उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट सीक्वेंस में तो वही टर्म आएगी जो ओरिजिनल स्क्वायर है, और सेकंड टर्म पे वो वाली चीज़ आएगी जहाँ पे इसका करना पड़ रहा है। एक फॉर्मूला पूछता है कि वो 1 to मतलब जितने भी नंबर्स हैं n नंबर्स से, मान लो नेचुरल नंबर्स,
और इसका मुझे निकालना है वेरिएंस या मीन डेविएशन निकालना है। तो ये होता है n स्क्वायर माइनस 12/2 होता है या फिर कुछ ऐसे होता है, हमको ध्यान नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स। अब ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 है। सो वही है, मतलब अगर जितना लेसर CV होगा, मतलब इस सेट टू बी फंक्शन इज मोर कंसिस्टेंट। इफ CV हायर होगा इसका मतलब है लेस कंसिस्टेंट। ठीक है, ऑपोजिट चलते हैं। दो सीरीज दे रखी है जिन दोनों का मीन्स क्या है, इक्वल है। तो सीरीज विद अ ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द मोर वेरिएबल। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, ज़्यादा वेरिएबल होगी, ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगी। ठीक है, जिसकी लेसर स्टैंडर्ड वैल्यू है सेट टू बी मोर कंसिस्टेंट देन अदर। भाई अगर तुम्हारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम है तो कंसिस्टेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर जिसका डेविएशन ज़्यादा है उसका मतलब है वो डिस्पर्स्ड है, कंसिस्टेंट नहीं है, डिस्पर्स है। ठीक है, ये ऐसे कि अगर मान लो σ1 ग्रेटर देन σ2 है, मतलब इस जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगी, डिस्पर्स यानी बिखरी हुई। और जो σ2 जिसका ज़्यादा है वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम है, क्या होगी, कंसिस्टेंट। तरह की ऑब्जर्वेशन सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कॉन्स्टेंट वेरिएबल के से, तो वेरिएंस में क्या रिजल्ट आएगा, k² टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेरिएंस। किसी भी नंबर को ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इन ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्रुप डज नॉट अफेक्ट द वेरिएंस। एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई असर नहीं होता। एक जगह चाहिए तो एक जगह लिखो ना, मीन डेविएशन की रिगार्डिंग है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों एक दूसरे का एक्सक्लूडेड है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। कॉमन टर्म नहीं है तो F A यूनियन B क्या हो जाएगा, PA प्लस BB। दिस इज रिप्रेजेंट A माइनस B, मतलब ऐसा A है जिसमें कोई भी B नहीं है, और ये ऐसा B है जिसमें कोई भी A नहीं है, और ये क्या है जिसमें A और B दोनों है। फाइनाइट सीरीज से ध्यान रख लो कि 1 ये हमेशा मॉड x लेस देन 1 के लिए अप्लाई होती है। बेसिकली वो -1 से 1 के बीच में बना है, तो -1 है, यहाँ पे 1 है। तो ऐसी वैल्यूज़ के लिए जो 1 प्लस एक्स की पावर -1 है वो क्या होगी, 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ राइट। मतलब ये सीधा सीक्वेंस चलता है भाई, 1 में तो क्या है, सीधा सीक्वेंस 1 में x, x² x³। ठीक है, लेकिन अगर पावर माइनस, ये दोनों के साइन सेम होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो यहाँ पे साइन इंटरचेंज होगा, चेंज होगा 1/1। ठीक है, और अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो क्या होगा कि वैल्यू सेम होगी, मतलब साइन सेम होगा। 2 है देन 1 माइनस 2x माइनस 3x² एंड ऑल दैट। साइन अपोजिट है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर वही है, यहाँ पे माइनस माइनस साइन है तो प्लस में चलेंगे गाड़ी, 1 + 2x + 3x² + 4x³ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रखो एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n क्या होता है, NC0 NC1x प्लस NCnxn। तो 1 + x की पावर m क्या होता है, 1 + mx प्लस m(-1/1 2x², m(-1/m-2 1 2 3x³। मतलब अगर यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म में जो पावर है उस अकॉर्डिंग चलेगा, x लेस देन 1 के लिए चलता है फॉर्मूला। कोई भी एक्सपेंशन करना हो निकाल सकते हो, इससे वैल्यू रख के निकालना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, a/1 - r। डिफरेंशियल सीरीज होती है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, डेट x = 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल। जो स्क्वायर है वही फैक्टोरियल में है, नीचे 1 एक्स्ट्रा है, वही एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है ऑलवेज इंक्रीजिंग। लॉग एक्स का ग्राफ होता है ये, माइनस ई एक्स का ग्राफ होगा नीचे, और माइनस लॉग एक्स का ग्राफ होता है ये। लॉग एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये ए बी और ये एक्स है, तो लॉग एक्स रिप्रेजेंट करेगा कि जो बेस ए है वो पावर एक्स लगाने पे बी में कन्वर्ट हो जाएगा, यही लॉग है और कुछ नहीं है।
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a की पावर x इक्वल टू बी। अब यू अंडरस्टैंड दैट log ए बी एक्स बराबर क्या होता है कि भाई a की x पावर पे जो फंक्शन है ये a को किस में कन्वर्ट कर देता है, b में, ठीक है। सो ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली है, जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। 1 भी नहीं, ये हो गया 1, ठीक है। और जो b है, b इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम सीरीज होती है ठीक है, वो भी x की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब ये है -1 से 1 है, तो log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब ना तो -1 होगी ना 1 होगी, इसके लिए कहाँ पे होगी, -1 से 1 के बीच में। तो 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी है, तो लेंगे क्या, बस log और एक्सपोनेंशियल में एक डिफरेंस है, जब आप एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन करते हो उसमें हमेशा नीचे फैक्टोरियल लगाते हो, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाने की जरूरत है, यहाँ पे डायरेक्ट लगाओ 1 2 3 जो भी है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। 1 रख दोगे log 2 हो जाएगा, 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1